सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है 20 मिनट की सीरीज में, जिसमें हम पूरी तरीके से देखेंगे कि चैप्टर में मेन कंटेंट क्या दिया हुआ है। वैसे तो ये अपलोड सीरीज पहले से ही, जिसमें हमने पूरा का पूरा चैप्टर पार्ट में अपलोड किए हुए हैं। आपके पास समय नहीं है, इसलिए 20 मिनट की सीरीज हमने स्टार्ट करी है और इस चैप्टर का नाम है विजयनगर एम्पायर। 20 मिनट की सीरीज के अंदर आपको सारा का सारा कुछ बताया जाएगा कि मेन चैप्टर के अंदर जो कंटेंट हमें देखने को मिलता है वो क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग हमारे साथ इन सही प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और आपको सारी की सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन जो होती है वो सारी की सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और साथ में टेलीग्राम पे मिलती है, तो इसलिए आप इन पे जुड़ सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत जो होती है उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से विजयनगर एम्पायर, जो कम से कम कृष्ण नदी, पेनिसुलर इधर के इलाकों में फैला हुआ है, और इसकी शुरुआत दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा 14th सेंचुरी में यानी कि 1336 के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिला था। बेसिकली इसमें बताया गया कि यहाँ पे शुरुआती समय में लोकल एक देवी मानी जाती थी जिसे हम पंपा देवी बोलते हैं, और लोकल लोग पंपा देवी को उस टाइम पीरियड में पार्वती से कंपेयर किया करते थे। ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें देखने को मिलती है और पार्वती पंपा देवी के रूप में वहां पे पूजी जाती थी। साउथ के हिस्से के अंदर हमने देखा था कि शिव को विरूपक्ष के रूप में जाना जाता था, और यहाँ पे विरूपक्ष देवता जो थे विष्णु शिव थे, और उसके बाद क्या कहते हैं आपके विष्णु जो थे विठुला देव के रूप में जाने जाते थे, और पंपा देवी जो थी पार्वती के रूप में यहाँ पे पूजी जाती थी। अब यहाँ पे शुरुआत होती है कर्नल कॉलन मैकेंजी से। कर्नल कॉलन मैकेंजी वही व्यक्ति थे जिन्होंने सांची के स्तूप के ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश तो करी थी पर पब्लिश नहीं हुई थी, इसलिए फिर वो गए थे हम्पी शहर को ढूंढने के लिए, और लगभग 1800 के अंदर हम्पी शहर को लोगों की नजर में लाया गया। और इसीलिए कर्नल कॉलन मैकेंजी का सबसे इंपॉर्टेंट नाम इस इतिहास में इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि हम्पी शहर को ढूंढने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो कर्नल कॉलन मैकेंजी थे। अब हम्पी को शुरुआती समय में ढूंढ तो लिया गया, फिर बाद में इसके स्केचेस बनाए गए। स्केचेस बनाने के बाद इसको स्टडी करने के लिए इसकी मैपिंग के ऊपर काम करा गया कि किस तरीके से किस किस हिस्से की कितनी कितनी स्टडी करनी चाहिए। ये चीज यहीं से शुरुआत होती है। शुरुआती समय में हमें हम्पी शहर के अंदर दर्जनों टेंपल मिले, बहुत सारे, लगभग 60 टेंपल मिले। उनमें से सबसे अच्छा और सबसे सही विरूपक्ष आज की डेट में भी है, और बहुत सारी मूर्ति हमें पंपा देवी के रिगार्डिंग में मिली। हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्हें अलग अलग जगहों से मिली है, चाहे वो ट्रैवलर्स आए थे भारत के अंदर, चाहे बहुत सारी उनसे रिलेटेड बहुत सारी जो बुकें लिखी गई थी इस साम्राज्य के कार्यकाल में, उससे रिलेटेड संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर्स ने और चीजें लिखी होंगी। दैट इज वाई उन्हें पूरी तरीके से विजयनगर एम्पायर का एक रूपरेखा मिल पाया कि विजयनगर एम्पायर में कौन राजा थे, कहां से कहां तक फैला था, कौन कौन से स्पेशल मंदिर थे, मंदिरों की क्या क्या इंपॉर्टेंट थी, उनमें क्या क्या काम होते थे, सारी चीजें इन लोगों को जानने को मिली। अब कर्नल कॉलन मैकेंजी के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, ये कौन थे, कहां से आए थे, क्या अपॉइंटमेंट हुई थी, इंडिया के अंदर इनका क्या काम था, वगैरह वगैरह चीजें हमें देखने को मिलती है। तो आपको इसके ऊपर भी फोकस करना होगा क्योंकि पेपर में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। विजयनगर एम्पायर की शुरुआत हमें पता है कि 1336 से 1440 के बीच में दो भाइयों के बीच में विजयनगर एम्पायर, जिसको हम सरल शब्दों में सिटी ऑफ द विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पूरा का पूरा एम्पायर था, हमें पता है कि बहुत सारे शासक यहाँ पे आए और इनका मेन मकसद था कि एम्पायर को वहां तक स्ट्रेच करना जहां पे इनको फर्टिलाइज लैंड मिल सके, इनका क्या कहते हैं एरिया का एक्सपेंशन हो सके। समय समय पे अलग अलग यहाँ पे जो डायनेस्टियां थी वो राज करती रही विजयनगर एम्पायर में, लेकिन फाउंडर कौन थे? हरिहर और बुक्का। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आप देख सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर के अंदर दो और लोग थे जो राज किया करते थे, जिनकी ज्यादातर बैटल्स हमने विजयनगर एम्पायर में होते हुए लोगों से देखी है। जैसे कि सबसे पहले सुल्तानों की बात करें तो सुल्तान यहाँ पे बीजापुर के सुल्तान और गोलकोंडा के सुल्तान विजयनगर एम्पायर से हमेशा लड़ा करते थे, और थे गजपति रूलर्स जो उड़ीसा के आसपास के हिस्सों में हमें देखने को मिलते थे। तो इसके बारे में हमें इतना पता है कि विजयनगर एम्पायर के अंदर शुरुआती समय से विजयनगर एम्पायर में हरिहर बुक्का फाउंडर माने तो जाते हैं, लेकिन जिस जगह पे ये सिचुएटेड है ना, वहां पे पहले भी बहुत सारे एम्पायर रह चुके थे, जैसे होशियार डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी। इन लोगों ने इधर के इलाकों को पहले से ही डेवलप किया हुआ था, और उस टाइम पीरियड में जो इसको क्या कहते हैं उड़ीसा के जो लोग होते थे या बीजापुर के सुल्तान जो होते थे, इस इलाके को कर्नाटका साम्राज्यों के नाम से जानते थे। लेकिन वही चीज इन लोगों ने अर्ली टाइम पीरियड के अंदर जो चोला थे, चेरास थे, पांड्यस थे, होशियार डायनेस्टी थे, उन लोगों ने मंदिरों को क्रिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस करा गया। और यहाँ से फाइन आर्ट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनाए गए थे वो मंदिर, और द्रविड़ शैली के अंदर भी विजयनगर शैली अलग से आ जाता है फाइन आर्ट के अंदर। तो आपको फाइन आर्ट वाला सब्जेक्ट अलग से देखना पड़ेगा, और उस टाइम पे ये मंदिर बनाए जाते थे। मंदिरों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ देखा जाता था तो उसका एंट्रेंस पॉइंट, इसे हम गोपुरम बोलते हैं। इसका गोपुरम इतना विशाल होता था कि मंदिर उसके सामने छोटा पड़ जाता था, और दूर से ही पता चल जाता था कि ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है। सो दैट इज वाई विद्वेश्वरी टेम्पल के बहुत सारे हमें एंट्रेंस पॉइंट देखने को मिले हैं। और हमें ये भी देखने को मिला है कि चोला, चेरास, पांड्यस के टाइम पीरियड पे अगर राजा लोग टेम्पल्स बनाते रहे होंगे
होंगे तो विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने भी उसको कंटिन्यू रखा था। तो बहुत सारे टेम्पल्स है। अब ये टेम्पल, साउथ के टेम्पल जितने भी है वो सारे द्रविड़ शैली में बनाए गए। अब आ जाते हैं द्रविड़ शैली के पार्ट अलग अलग आते हैं, विजयनगर शैली, वेशार शैली, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका सोलंकी शैली, बहुत सारी आ जाती है। तो उतना आपको जाना नहीं है, आपको इतना जानना है कि उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ और लोग भी थे जो बाद में साम्राज्य के अंदर आते हैं, जैसे हम राय बोल सकते हैं। राय के लोगों ने भी अपना साम्राज्य जो था विस्तार करा और उन्होंने विजयनगर एम्पायर के अंदर बहुत सारे मंदिर बनाने की शुरुआत कर दी। अब ज्यादातर हमें यहाँ पे 3 ही लोग देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमें पता है राय जिन्हें नरपति कहा जाता है, उसका गजपति जिन्हें हाथियों का स्वामी बोला जाता है, और उसके बाद एक और था हमारा सुल्तान जिन्हें हम अश्वपति बोलते हैं, घोड़ों के राजा। तो घोड़े के राजा, हाथी के राजा, लोगों के राजा, इनको अलग अलग नाम से लोग पुकारा करते हैं। तो इतना आपने फोकस रखना है। अब क्योंकि राजा थे तो ऑफकोर्स इनका ट्रेड तो होगा ही होगा, दूसरे हिस्सों से ट्रेड होता था इन लोगों का। तो हमने ये देखा कि शुरुआती समय में अरब लोगों से इनका ट्रेड देखने को मिला था। अरब के लोग जो थे, अरब मर्चेंट, वो इन लोगों को घोड़े दिया करते थे, जिसका एग्जांपल हमने देखा था। जैसे हमने पता था कि अरब के लोग अगर घोड़े दिया करते थे तो वहां पे विजयनगर एम्पायर के आसपास के इलाकों में एक कम्युनिटी हुआ करती थी जिन्हें हम कुजराई चेडी के नाम से जानते थे। ये घोड़े जो होते थे उसके व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे। अब विजयनगर एम्पायर की खासियत ये थी कि विजयनगर एम्पायर के अंदर बहुत अच्छे से स्टोन्स मिलते थे, बहुत सारी ऐसी वेल्दी चीजें मिला करती थी जो विजयनगर एम्पायर में मिलती थी, और वो लोग, अरब के लोग, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आया करते थे। तो ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम, कि कुछ चीज आप यहाँ से लीजिए और कुछ चीज आप वहां से दीजिए। तो ये बार्टर सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिलता था। अब विजयनगर एम्पायर के अंदर 3-4 डायनेस्टी रही थी, संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी, अरविंदु डायनेस्टी। लास्ट डायनेस्टी अरविंदु डायनेस्टी थी। अरविंदु डायनेस्टी खत्म होने के बाद यहाँ पे गोलाकोंडा के सुल्तानों ने इनके ऊपर धावा बोला, और उसके बाद इनके जो लास्ट राजा थे जिन्हें मैं बोलता हूँ रामा राय, उनको हरा दिया गया बैटल के अंदर, बैटल ऑफ राक्षी तंगड़ी, और उसके बाद ये साम्राज्य पूरा खत्म हो गया। लेकिन आपको ये सीक्वेंस जरूर याद रखना होगा कि किस किस टाइम पीरियड पे कौन कौन से राजा आए थे और सबसे पहले कौन सा था, बाद में कौन सा था। अब एक और चीज, विजयनगर एम्पायर संगम डायनेस्टी के लोगों के द्वारा एस्टैब्लिश तो कर दी गई, लेकिन ये अपने पीक पे इस टाइम पीरियड पे नहीं थी। विजयनगर एम्पायर अपने पीक पे जब आया, जब संगम डायनेस्टी खत्म होने के बाद सुलवा डायनेस्टी आई, और सुलवा डायनेस्टी खत्म होने के बाद तुलवा डायनेस्टी आई। और तुलवा डायनेस्टी के लोगों ने उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स को लेके आए। सुलवा डायनेस्टी ने मिलिट्री कमांडर को और अच्छा बनाया और लोगों ने उनको पावर दी, और बाद में जाके क्या कहते हैं तुलवा डायनेस्टी आई। और तुलवा डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कृष्णदेव राय ने अपने रूलिंग के टाइम पीरियड में बुक्स लिखी थी, जो बुक तेलुगु भाषा में लिखी गई थी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बुक आपको जानना जरूरी है। इसलिए विजयनगर एम्पायर के अंदर जो कृष्णदेव राय थे, उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने सत्ता को रखा, लगभग 20 साल तक। कहा जाता है कि 1519 से लेके 1529 तक का टाइम पीरियड उनका था, और इसीलिए उन्होंने बहुत और जगहों को एक्वायर करने लग गए। जैसे रायचूर दाव बैटल लड़ा था, उन्होंने जीत लिया। उसके बाद गजपति के सुल्तानों से लड़ाई हुई थी 1514 में, वो भी जीत ली। और इस हिसाब से उन्होंने समय समय पे क्या कहते हैं बीजापुर के सुल्तानों को भी हराया, जो बैटल ऑफ रायचूर के नाम से जाई जाती है। 3 बैटल जो थी 1512 के अंदर, 1514 में, 1520 में, ये विजयनगर एम्पायर में जो आपके कृष्णदेव राय थे वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। और उस टाइम पीरियड में कहा जाता है कि सबसे समृद्ध अगर विजयनगर एम्पायर था तो इस टाइम पीरियड में था। तो मैं कह सकता हूं कि पैरेलली उस टाइम पीरियड के अंदर मंदिर भी बनते रहे होंगे। तो कृष्णदेव राय ने मंदिरों को क्रिएशन भी करवाया, इंप्रेसिव गोपुरम बनवाए, और कृष्णदेव राय ने मंदिर ही नहीं बल्कि क्या कहते हैं उसने अपने माता के नाम पे नगरलापुरम करके एक शहर पूरा का पूरा बसा दिया। इवन उन्होंने क्या कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कृष्णदेव राय ने अपने शासन काल के लिए अमुक्त मर्यादा करके एक बुक लिखी थी, जो इनके इतिहास के जानने के लिए जरूरी है। उस टाइम पीरियड में मैं कह सकता हूं कि आफ्टर हिज डेथ 1529 के बाद जब ये इनकी डेथ हो गई तो उनके नायकों के बीच में आपस में लड़ाइयां होने लग गई, और वो बहुत बुरी बात हमें देखने को मिली। लास्ट में इसमें अरविंदु डायनेस्टी जो है तुलवा डायनेस्टी के खत्म होने के बाद अरविंदु डायनेस्टी यहाँ पे आ जाती है, और अरविंदु डायनेस्टी फिर अपना टाइम पीरियड चलाती है। अरविंदु डायनेस्टी में आप देख सकते हैं सारे लोग आए थे। लास्ट अरविंदु डायनेस्टी थी। अरविंदु डायनेस्टी की लास्ट एक बैटल हुई थी राक्षी तंगड़ी, जिसे हम बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम पीरियड में बैटल ऑफ तालीकोटा जो था, उस टाइम पीरियड में बीजापुर के सुल्तान जो थे वो जीत जाते हैं, रामा राय उस वॉर में हार जाते हैं। और बैटल ऑफ तालीकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे बीजापुर, अहमदपुर के सुल्तान, गोलकोंडा के सुल्तान, ये सभी लोग बैटल के अंदर थे, और जो विक्ट्री करी इन लोगों ने, सुल्तानों ने कर ली। तो इस हिसाब से क्या कहते हैं, मैं बैटल का कह सकता हूं कि बैटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा, बैटल ऑफ राक्षी तंगड़ी, जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर
पूरा उनके हाथों से निकल गया। इसके बाद अरविंदो डायनेस्टी पूरी खत्म हुई और उसके बाद यहाँ पे पेनाकोंडा के लोगों ने बाहर से इस इलाके को राज करना चालू कर दिया, मतलब सुल्तानों ने राज करना चालू कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सुल्तानों और राय के बीच में हमने लड़ाई झगड़ा ही देखा है, लड़ाई झगड़ा तो हमने देखा ही है कि ये हमने देखा था कि ऐसा हो रहा था, लेकिन कहीं कहीं उनके इसमें रिलीजियस या बीच में प्यार प्रेम भी देखने को मिला था, जिसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था कि जब कृष्णदेव राय की डेथ हो गई थी और नायकों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी, तो उनका किंगडम स्टैब्लिश करने के लिए सुल्तानों ने इनकी मदद करी थी। ये एक अच्छी बात है। और दूसरा क्या कहते हैं, अब नायकों की बात अगर हम करें, नायक जो उस टाइम पीरियड के अंदर विजयनगर एम्पायर का मेन बेस कहा जा सकता है, उनके बारे में हम समझेंगे। नायक वो लोग हुआ करते थे जो उस टाइम पीरियड के अंदर मिलिट्री चीफ हुआ करते थे और कंट्रोल करते थे फोर्ट्स को और आर्म सपोर्ट राजाओं को दिया करते थे नायक लोग। अब इनका मेन काम ये होता था कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना और उसके बाद क्या कहते हैं टैक्स इकट्ठा करके राजा को दे देना। अब यहाँ पे अमरा शब्द जो है उससे लिया गया है, समर शब्द से लिया गया अमर, इसलिए वो अमर नायक बना। अब अमर नायक जो है पॉलिटिकल इनोवेशन था उस टाइम पीरियड पे कि साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तानों ने शायद से इक्ता सिस्टम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये क्या कहते हैं जो सिस्टम था इसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या कहते हैं लाया होगा, जैसा साउथ के अंदर हमें देखने को मिलता है। अमर नायक का मेन काम यही हुआ करता था, इकट्ठा करना टैक्स और उसके बाद अपने एरियाज को संभालना, ये मेन इंपॉर्टेंट काम इनका हुआ करता था, इसलिए आपको ये देखना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल और फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा था। हमें पता है कि विजयनगर एम्पायर इतना ही हमें देखने को मिल रहा था। और उसके बाद क्या कहते हैं इसका वाटर रिसोर्स की अगर बात करें तो वाटर रिसोर्स के लिए तुंगभांगरा एक अच्छी रिवर हुआ करती थी, जो तुंगभांगरा रिवर इनके पूरे के पूरे एम्पायर के अंदर ये क्या कहते हैं पानी को लाते थे। पानी को लाने का एक चैनल सिस्टम हुआ करता था कि यहाँ से पानी को ला के इस पूरे के पूरे जो कमलापुरम टैंक है जो विजयनगर एम्पायर के राजा में जो कृष्णदेव राय था उसने बनाया था, तो कमलापुरम टैंक ऐसा टैंक बनाया गया था जिसमें पानी को स्टोर कर दिया था। तो मैं कह सकता हूँ एम्बैंकमेंट इतना अच्छा और इतने सही तरीके से बनाया गया उस टाइम पीरियड में, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये तुंगभांगरा नदी से पानी आएगा, यहाँ इकट्ठा होगा, उसके बाद रॉयल सेंट्रल में अलग चला जाएगा और नॉर्मल लोगों को अलग मिल जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात थी। अब इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो फोर्टिफिकेशन के बारे में हमने एक अब्दुल रजाक करके फारस से एक बंदा आया था, उसने बताया था कि फोर्टिफिकेशन इतना अच्छा है कि बाहर का बंदा अटैक ही नहीं कर सकता है, बाहर का बंदा अटैक नहीं कर सकता। इवन उसने बताया कि जो फोर्टिफिकेशन हो रखी है ना वो 7 लेवल पे हो रखी है। तो बहुत अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर और दूसरा फिर क्या कहते हैं फील्ड गार्डन सिक्योरिटी पर्पस से बहुत सारी चीजें इन्होंने सिक्योर करी हुई थी। और ये अच्छी बात है क्योंकि बाहर के बंदे इस पे अटैक नहीं कर सकते, ये शुरुआती समय में था। लेकिन धीरे धीरे जब नए राजा अपॉइंट हुए होंगे तो उन लोगों को पता है कि भाई धीरे धीरे सिस्टम खत्म होता चला जाता है। तो इसीलिए बस ये डिस्क्राइब करा हुआ है पहली पंक्ति में क्या दूसरी पंक्ति में क्या वगैरह वगैरह। अब हमें इतना पता है कि विजयनगर एम्पायर का इंपैक्ट कहीं ना कहीं सुल्तानों का भी हमें देखने को मिला है। तो सुल्तानों ने अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे डोम वाला एंट्रेंस पॉइंट, तो इसमें थोड़ा बहुत इस्लामिक झलक भी हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आर्किटेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट हमें देखने को मिला। विजयनगर एम्पायर की सड़कों की बात करें तो हमें पता है कि जो मेन सड़कें होती थी शहरों की मेन सड़कें वो राजा के घर वर तक जाती होंगी और दूसरी छोटी छोटी सड़कें होती होंगी वो नॉर्मल गाँव गली कूचे तक जाती होगी। तो नॉर्मल है आपके समझने के लिए, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। गलियों को और उसके बाद जो इन दीवारों को बनाया जाता था, बोला जाता था कि रॉकी माउंटेन के ऊपर ऐसा बना पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से फिर भी इसको कहीं ना कहीं बनाया गया था। अर्बन कोर की बात करें, शहरी केंद्रों की बात करें तो ऐसा कहा जाता था कि शहरी केंद्रों का ऐसे पता चला कि जहां पे ऐसे चीनी मिट्टी के बर्तन होते होंगे वहां से पता चलता होगा कि यहाँ पे इलाका जो था ये रहीसी इलाका हुआ करता होगा, बाकी दूसरे इलाके जो थे वो ठीक ठाक नहीं थे। ऑर्डिनरी हाउसेज वहां पे हमें देखने को मिले, जैसे कि बाजारों के अंदर मस्जिद मंदिर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। सराय वराय इन लोगों ने बनाए हुए थे कि बाहर का लोग अगर कोई भी ट्रेड करने आता है तो उसके रुकने के लिए मस्जिद मकबरे ये सारी चीजें होती थी। और वाटर सिस्टम कैनाल सिस्टम उसके बाद वाटर का सिस्टम वॉल का सिस्टम सारा सिस्टम काफी अच्छा ठीक ठाक था। रॉयल सेंटर का हमें ऐसे पता चला उस टाइम पीरियड के अंदर कि रॉयल सेंटर में राजा जो हुआ करता था वो अपने ही लोगों को उस समय वहां पे मिला करता होगा। तो रॉयल सेंटर हमें बहुत सारे मिले, सेक्रेट प्लेसेस हमें बहुत सारी मिली। हमें ये बेसिकली जानने को मिला कि टेम्पल जो हुआ करते थे वो ज्यादातर उन चीजों से बनाए जाते थे जो मेन पत्थरों से बनाए जाते थे, लेकिन जो दूसरी चीजें हुआ करती होंगी उनको कहीं ना कहीं ये लोग वेस्ट मटेरियल से भी क्रिएट कर दिया करते होंगे। इसके बारे में हमें ये समझ में आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें महानवी डब्बा के बारे में और ऑडियंस हॉल के बारे में हमें समझना होगा। महानवी डब्बा अकॉर्डिंग टू अब्दुल रज़ाक ये बोला जाता था कि शायद से जो राजा हुआ करता होगा वो जनता से मिलने के लिए ऑडियंस हॉल का इस्तेमाल करता था और नॉर्मल लोग जो उनके सिपाही होते थे दरबान होते थे वो लोग वहां पे आके उनसे मिलते होंगे। लेकिन महानवी डब्बा का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताया गया कि इतना बड़ा था इतना विशाल था
कि राजा जो अपने रिचुअल्स होता था ना वो करवाया करता था यहाँ पे, जिसमें से रिचुअल्स में हम कह सकते हैं कि रिचुअल्स में जैसे बहुत बड़ा त्योहार, ऐसे कोई राजा को क्या कहते हैं, किसी का राज्याभिषेक करना है या कोई त्यौहार मनाना है। साउथ के अंदर आप लोगों को पता है नवरात्रि जो है बहुत इंपॉर्टेंट मनाई जाती थी। तो ऐसे बोला जाता है कि ऐसे त्यौहार जो हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर में, इस महानवी डब्बा में बड़े धूमधाम तरीके से मनाए जाते थे। वो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इस फेस्टिवल को 10 दिन चलाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में से दशहरा बोला जाता है, बंगाल में से दुर्गा पूजा, और महानवी पेनिसुला इंडिया और नवरात्रि ये बोला जाता है, महानवी त्यौहार। अब यहाँ पे उन त्योहारों के अंदर यही होता है कि किसी को नया टाइटल देना, किसी को नई पोस्ट देनी, सैक्रिफाइसेस करना, युद्ध लड़ना, उसके बाद थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो जानी, ये सारी चीजें उस महानवी के त्योहारों में हुआ करती थी। अदर बिल्डिंग की बात करें तो विजयनगर एम्पायर में और बिल्डिंग्स हमें देखने को मिली, जैसे कि लोटस महल। लोटस महल उनमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लोटस महल ऐसा बोला जाता था कि उस टाइम पीरियड पे दीवाने खास हुआ करता था, जहां पे राजा अपने लोगों से मिला करता होगा, और अकॉर्डिंग टू कर्नल कॉलन मैकेंजी इसको लोटस महल बोला गया। एक टेंपल हमें मिला राम हजारा टेंपल, हजारा राम टेंपल। इस पे हमें ये देखने को मिला कि वहां पे क्या कहते हैं मूर्तियां ऐसी बनी हुई थी जो रामायण के परिदृश्य को दिखाने की कोशिश करती थी। तो इसीलिए, और यहाँ पे राजा रहा करता था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी दीवारों पर रामायण से रिलेटेड चीजें बनी हुई थी, वो बहुत जरूरी है। लोटस महल के पीछे के इलाके में हमें देखने को मिलता था अस्तबल, जहां पे शायद से ये लोग अपने घोड़ों को रखते होंगे या हाथियों को रखते होंगे। उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि विजयनगर एम्पायर एक सेक्रेट सेंटर इसीलिए है, यानी कि पवित्र जगह इसीलिए है विजयनगर एम्पायर, क्योंकि यहाँ पे जब वाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पीरियड पे मैं कह सकता हूँ सुग्रीव जो है, जो रामायण के अंदर मेंशन करे गए हैं, वो यहाँ पे आके रुके हुए थे। तो ये किष्कंधा पर्वत के आसपास ऋषिमुख माउंटेन के पास में तोगभांगा रिवर में ये हमें देखने को मिलता है कि वानर राज के सेनापति जो थे उस टाइम पे यहाँ पे आके शरण ली होगी, इसीलिए। दूसरा, पंपा देवी जो विरूपक्ष से शादी करना चाहती थी, और इन्होंने, विरूपक्ष मतलब वही आपके शिव से शादी करना चाहते थे, और वो यहाँ की एक आराध्य देवी मानी जाती थी, इसीलिए ये जगह इतनी पवित्र मानी जाती है लोकल लोगों के द्वारा। अब ये पावरफुल रूलर क्या कहते हैं यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में बहुत पहले भी रह चुके थे, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। विजयनगर एम्पायर के टेंपल्स की फीचर्स यही हुआ करती थी कि इन एम्पायर के अंदर राजा जो थे कल्चरल एक्टिविटी करवाता था, मतलब किसी को कुछ डोनेट करना है तो टेंपल में जाके कर ले, है ना। जैसे कि आपने हड़प्पा में और मेसोपोटामिया में पढ़ा था कि दूसरी जो एक्टिविटीज होती थी वो टेंपल्स में ही होती थी, इसलिए टेंपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे दूसरी एक्टिविटीज करने के लिए। तो टेंपल इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए हमें मंडप के बारे में और गोपुरम के बारे में जानना जरूरी है। ये इनके फीचर्स है। मंडप आपको पता है शादी के मंडप हुआ करते हैं, सेम ऐसे ही मंडप को इतना इंपॉर्टेंट बनाया जाता था कि ऐसा कहा जाता है कि इनके जो देवता होते थे उनकी पूजा ये लोग यही करवाया करते हैं, दैट इज वाई इसको इंपॉर्टेंट मानते थे। और उसके बाद हमें गोपुरम पता है, तो गोपुरम के बारे में तो हमें पता है कि मंदिर के एंट्रेंस पॉइंट को, एंट्रेंस गेट को इतना विशाल बनाया जाता था कि दूर से कोई भी इसको देख ले। तो दोनों चीज मैं कह सकता हूँ एक अलग ही लेवल पे आर्किटेक्चरल बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती होगी। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टेंपल देखने को मिले हैं, एक विरूपक्ष टेंपल और एक विठ्ठलादेव टेंपल। विरूपक्ष टेंपल कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड पे उन्होंने यहाँ पे ऑडियंस हॉल बनवाया था। विरूपक्ष टेंपल बहुत पहले बन गया था, जिसे हम तंजवीर टेंपल के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंपलों में से एक था। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ कि किस तरीके से कहाँ से एंट्रेंस पॉइंट है, जलाशय क्या क्या वगैरह वगैरह। मंदिरों के अंदर ऑडियंस हॉल बनाया जाता है, तो ऑफकोर्स उसका बहुत इंपॉर्टेंट सारे जो दूसरे रिचुअल्स हो सकते हैं वो सब यहाँ पे ऑडियंस हॉल में होंगे। और विठ्ठलादेव टेंपल की इंपॉर्टेंट ये थी कि इसको क्या कहते हैं, एक रथ पे बनाया गया है, ये पूरा एक पत्थर काट के बनाया गया है, एक ही पत्थर से काट के बनाया गया है। तो ये अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट है विष्णु का मंदिर। तो विष्णु का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अब विजयनगर एम्पायर के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, हमें फोटोग्राफी से, उनके प्लेन सरफेस से, उसके बाद उनके स्ट्रक्चर से, और जो भी हमें स्कल्पचर्स मिले उन सभी से हमें पता चलता है। दूसरा, कर्नल कॉलन मैकेंजी ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया, इसीलिए 1967 के अंदर जाके ये साइट जो है, हम्पी शहर जो है, नेशनल इंपॉर्टेंस की नजर में आई। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसकी मैपिंग के हिसाब से हमने इनके एरियाज को पता करा कि कहाँ पे क्या क्या डिटेल्ड है। छोटी छोटी डिटेल्स को हमने कवर करा इसके अंदर, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि कहाँ पे कौन सी चीजें लोकेटेड हुआ करती थी, है ना। उसके बाद इसकी सूचना के लिए हमें क्या कहते हैं, अतीत में अगर जाना है तो हमें बहुत सारी इमारतों को पढ़ना पड़ा था, बहुत सारे जो चीजें थी उपयोगी लिखी हुई चीजें वो हमने पढ़नी थी। और उसके बाद फिर फाइनली हमने जाके विजयनगर एम्पायर को हमने समझा। अब विजयनगर एम्पायर पे सिर्फ एक ही ट्रैवलर नहीं आए थे, बहुत ट्रैवलर आए थे, लेकिन आपकी बुक के अंदर इतना सारा मेंशन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए आप कई यात्रियों में से ये देख सकते हैं ये सारे नए यात्री थे। जो अब्दुल रज़ाक तो आए थे बाहर से, उन्होंने बहुत सारे चीजें छोड़ी विजयनगर एम्पायर के बारे में जानने के लिए, लेकिन ये सारे लोग अलग अलग इलाकों के अंदर आए थे जिन्होंने काफी कुछ लिखा था। अगर हमें क्या कहते हैं विजयनगर एम्पायर ही नहीं दूसरी और डायनेस्टी के बारे में समझना है तो हमें इनके खातों को पढ़ना पड़ता है, ताकि हमें एक सकल झांकी मिल सके, सकल
प्रैक्टिकल चीज पता चल सके कि हाँ पूरे के पूरे साम्राज्य में क्या हुआ करता होगा। सो गाइस दिस साइड और विजय हेयर, और थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। विजयनगर एम्पायर में इतना ही था। 20 मिनट की सीरीज आप पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हम मिलते हैं जल्दी आपको लाइव सेशन में, और जिसमें हम आप सभी के साथ चीजें शेयर करते रहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।